हेलो एवरीवन। आज की क्लास जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949। ये जो एक्ट है वो झारखंड के अलग अलग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, जैसे झारखंड जेपीएससी, झारखंड एपीओ, प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स है झारखंड के, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो ज्यादा समय ना निकालते हुए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इस एक्ट में आते हैं। तो ये जो एक्ट है ये आपका कौन सा है? तो ये एक्ट है आपका संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है। दिस एक्ट इज बिहार एक्ट नंबर 14। बिहार का कौन सा है? एक्ट नंबर 14। ये जैसे एपीओ के एग्जाम्स और बाकी उसमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जेपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि ये 1949 में जो जितने भी एक्ट्स एनेक्ट किए गए थे उसमें एसपीटी एक्ट कौन सा है? तो एसपीटी एक्ट कौन सा है? एक्ट नंबर 14। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी एक्ट्स एनेक्ट किए जाते हैं उनका अपना एक सीक्वेंस होता है। तो ये एसपीटी एक्ट क्या है? तो एक्ट नंबर 14 है। अब होता है कोई भी, ठीक है, एक एक्ट जब अनेक्ट किया जाता है तो एक होता है डेट ऑफ एनेक्टमेंट और एक होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिस दिन वो लागू की जा रही है। तो अगर हम इस एसपीटी एक्ट को देखें तो आपका डेट ऑफ एनेक्टमेंट जो है वो आपका कौन सा है? 1 अप्रैल 1949। अगर हम लागू होने की तिथि देखें कि किस दिन से ये लागू हो रही है, द डेट ऑफ एनफोर्समेंट और द डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट रहेगा क्वेश्चंस में या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट रहेगा, तो आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सिंपली ये पूछा गया है कि एसपीटी एक्ट किस दिन एनेक्ट हुआ है, किस डेट से है, तो वो आपका आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1949। एसपीटी एक्ट को इट इज डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर्स। एसपीटी एक्ट को हमने कितने चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं? 9 चैप्टर्स में। और सारे चैप्टर्स मिला करके 72 सेक्शंस हैं और टोटल 2 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स कितने हैं? 2 शेड्यूल्स। कौन कौन से? तो एक है आपका शेड्यूल ए और एक है आपका शेड्यूल बी। शेड्यूल ए के अंदर वो सारे प्रीवियस एक्ट्स दिए हुए हैं जो लैंड राइट्स को रेगुलेट करते थे एसपीटी एक्ट के आने से पहले, वो सारे एक्ट्स को मेंशन किया हुआ है। और शेड्यूल बी वो सारे ट्राइब्स को मेंशन किया हुआ है जो ट्राइब्स एसपीटी एक्ट के तहत एब ओरिजिनल्स के डेफिनेशंस में आते हैं। ठीक है। एब ओरिजिनल, सेमी एब ओरिजिनल ट्राइब्स, उसके डेफिनेशन के तहत जितने भी आपके कास्ट हैं, ठीक है, वो आते हैं, वो आपके किस में मेंशन है? शेड्यूल बी में। अब ये जब हम लोग आपका सेक्शंस करेंगे, पर्टिकुलरली डेफिनेशंस करेंगे, उसमें हमें मिल जाएगा। अब अगर हम देखें पर्टिकुलरली एक ओवरव्यू, अगर हम देखें कि जो चैप्टर्स हैं, तो इसमें आपका पहला जो चैप्टर है, टोटल 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका कहां से कहां तक है? तो सेक्शन 1 से लेके 4 तक। और ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है आपका प्रिलिमिनरी। ये चैप्टर क्या है? प्रिलिमिनरी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपका ये कवर क्या करता है? इट कवर्स द टाइटल्स, द एक्सटेंट, द एप्लीकेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। चैप्टर 1 इट कवर्स प्रीलिमिनरी एंड इट includes the title, extent, application and definition of the act. Chapter 2 it includes village headman and मूल रैयत। और ये कहां से कहां तक है? It extends from section 5 and last till section 11. The third chapter it relates to रैयत। थर्ड चैप्टर किसके बारे में बात करती है? रैयत के बारे में। कहां से कहां तक? तो सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 26 तक जो है ये इसमें क्या है? रैयत। चैप्टर 4 इट डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड वेकेंट होल्डिंग। जितने भी वेस्ट लैंड है, वेकेंट होल्डिंग्स है, उसकी सेटलमेंट्स के जितने भी प्रोविजंस हैं वो हम लोग किस में देखेंगे? सेक्शन 27 से सेक्शन 42 के बीच में। चैप्टर 5 इट डील्स विथ रेंट, जो डिफाइंड है आपका किस में? सेक्शन 4 के क्लॉज 15 में। और उसके लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं रेंट के रिगार्डिंग, जितने भी प्रोविजंस है वो कहां पे है? चैप्टर 5 में सेक्शन 43 से लेकर के 52 के बीच। चैप्टर 6 इट डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर सर्टेन पर्पसेस, कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट को संथाल परगना के किसी क्षेत्र में कोई भूमि चाहिए और उसकी एक्विजिशन करनी है, तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो आपके चैप्टर 6 में मेंशन्ड है। ठीक है, सेक्शन 53 के अंदर। चैप्टर 7 इट डील्स विद द जुडिशियल प्रोसीड्यूर्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 43 द वेरियस प्रोविजंस। जितने भी प्रोविजंस है जुडिशियल प्रोसीड्यूर के रिगार्डिंग वो आपके सेक्शन 54 से शुरू होकर के 63 तक जाती है। चैप्टर 8 इट डील्स विथ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस किस टाइप के?
तो मान लेते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शंस है सेटलमेंट या किसी चीज को भी लेकर के, मीन्स रेंट को लेकर के कोई ऑब्जेक्शंस हो, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड को लेकर के कोई ऑब्जेक्शंस हो, या फिर कोई दूसरा, तो वो कितने दिन के अंदर डीसी के पास अपना एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो वो सारे लिमिटेशंस दिए हुए हैं 64 से 66 के बीच में। और फिर कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस सारे किसमें है, सेक्शन 9 में, जिसमें आपके पेनल्टीज और बाकी सारे आ जाते हैं। ये किसमें है, चैप्टर 9 में। तो ये बेसिक ओवरव्यू है पूरे एसपीटी एक्ट का, उसके हर एक चैप्टर का, और कौन सा चैप्टर किस सेक्शंस तक लास्ट करता है। आज की क्लास हमारी चैप्टर 1 तक सीमित रहेगी और कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे डेफिनेशंस को अच्छे से समझें। तो हम शुरू करते हैं। तो संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट, ये एक्ट कब आई, 1949 में। इट वॉज एन एक्ट नंबर 14 ऑफ 1949। ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्रिलिमिनरी। ये फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, प्रिलिमिनरी। अब इसके अगर हम सेक्शंस को देखें, अलग अलग सेक्शंस, तो ये जो पहला आपका चैप्टर है जो प्रिलिमिनरी है, इसके अंदर आपके सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक, ठीक है, डाला हुआ है कि मैं सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक ये पूरा किस में है, चैप्टर 1 में। जिसमें सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 इट जनरली टॉक्स अबाउट द टाइटल ऑफ दिस एक्ट, it talks about the commencement of this act, and it talks about the extent of this act. So the title of this act, it is mentioned under section 1 clause 1, and it says that this act shall be called, and it says that this act may be called as the Santhal Pargana Tenancy Supplementary Provision Act of 1949. ये सेकंड पार्ट क्या है, कमेंसमेंट। सो सेक्शन 1 का क्लॉज 2 ये क्या बताता है कि ये जो एक्ट है ये किस दिन से फोर्स में आएगी, और ये किस दिन से आएगी, तो जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, नोटिफाई करेगी उस दिन से ये एक्ट क्या है, फोर्स में आएगी। और वो डेट कौन सी है, तो वो डेट है आपकी 1 नवंबर 1949। ठीक है। और 3 में क्या है आपका, सेक्शन 1 का क्लॉज 3, ये आपका दिया हुआ है क्या, एक्सटेंड। सेक्शन 1 के क्लॉज 3 किसके बारे में बताता है, एक्सटेंड के बारे में, कि इस पूरे एक्ट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो अगर हम इस पूरे एक्ट के बारे में अगर हम देखें, तो ये एक्ट आपका पूरा का पूरा जो संथाल परगना डिवीजन है, ये पूरा का पूरा संथाल परगना डिवीजन में ये एक्ट जो है वो आपका क्या है, फैला हुआ है। एंड इट एक्सटेंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, मींस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द संथाल परगना डिवीजन, कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एंड जामताड़ा। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सेक्शन 1। सेक्शन 2 किस बारे में बताता है, तो सेक्शन 2 बताता है द पावर टू वेरी द लोकल एक्सटेंट ऑफ द एक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द एक्ट फ्रॉम एन एरिया। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि झारखंड सरकार, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट अगर इस एक्ट को किसी एक पर्टिकुलर एरिया से अगर, ठीक है, हटाना चाहता हो, या फिर जिस एरिया से वो हटा चुका है उसमें वापस से इस एक्ट को अगर लगाना चाहता हो, तो उसके लिए ये एक्ट का सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। मीन्स सेक्शन 2 क्या करता है, इस सेक्शन 2 इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 2 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट आइदर टू विड्रॉ दिस एक्ट, either to withdraw this act from any area in संथाल परगना डिवीजन, इन संथाल परगना डिवीजन, या फिर पूरे संथाल परगना डिवीजन से इस एक्ट को विड्रॉ करने की ताकत मिलती है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से इस एक्ट को विड्रॉ कर लिए हैं तो वापस से इस एक्ट को उसमें लगाने की ताकत सरकार को कौन देता है, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 क्या करता है, सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो इस एक्ट को किस संथाल परगना या फिर संथाल परगना के किसी हिस्से से इस एक्ट को क्या कर सके, विड्रॉ कर सके। और अगर विड्रॉ किया हुआ है तो विड्रॉ करने के बाद दोबारा अगर उसे इस एक्ट को वहां पे अप्लाई करना है तो वो वहां पे अप्लाई कर सके। ये आपका कौन बताता है, तो सेक्शन 2।
ठीक है। हम आते हैं सेक्शन 3 में। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है कि अगर मान लेते हैं कि हमने किसी इस एक्ट के प्रोविजंस को किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हमने क्या किया, रिवोक कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो अगर उस एरिया में किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर रैयत है, मान लेते ए, उसका कोई केस अगर रन कर रहा हो, कोई केस कंटिन्यू चल रहा हो, तो इस केस का क्या होगा? क्या ये भी केस खत्म हो जाएगा अपने आप में? तो ऐसा नहीं है। ये आपका दिया हुआ है कि कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो या कोई रेमेडी हो, जो उसमें इंस्टीट्यूटेड हो उस पार्ट में, या फिर कंटिन्यूड या फिर एनफोर्स्ड हो, या फिर कोई पेनल्टी उसमें लगाई गई हो, तो ऐसा माना जाएगा, ठीक है, कि देर इज नो सच विड्रॉन हैज बीन मेड। मतलब ये जो विड्रॉ हम कर रहे हैं, इस विड्रॉ से उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट विल बी continued as per the provisions of the SPT Act which was applicable in that particular area before withdrawing that act। तो उस एक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया से विड्रॉ करने के पहले जिस तरीके से सारा कुछ चल रही थी, वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। यहां तक क्लियर। सेक्शन 3 देखते हैं। तो सेक्शन 3 एक्चुअली बात करती है रिपील से। सेक्शन 3 किससे बात करती है? रिपील से। रिपील का मतलब होता है नॉर्मली टेकिंग बैक। तो क्या वापस ले रहे हैं? तो हम इसमें वापस ले रहे हैं आपका शेड्यूल ए के अंदर जितने भी प्रीवियस एक्ट्स हैं, जितने भी प्रीवियस एक्ट्स हैं, जैसे संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1872, द संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1886, द संथाल परगना रेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1907, ठीक है, द संथाल परगना रेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1934, एंड सर्टेन एक्ट विच वाज मेड बाय द गवर्नर ऑफ बिहार, लाइक द संथाल परगना सेटलमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1944। तो ये सारे जो एक्ट हैं और ये सारे पर्टिकुलर सेक्शन जो हैं, ये सारे आपके मान लिए जाएंगे कि ये सारे रिपील्ड हैं। किसके अंदर? सेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 3 किसके बारे में बात करती है? सेक्शन 3 बात करती है रिपील। और किस चीज की रिपीलमेंट? तो वो सारे एक्ट जो इस क्षेत्र में पहले से लगे हुए थे, तो एसपीटी एक्ट आने के बाद जो पहले के एक्ट थे उनके कुछ प्रोविजंस, ये जो आपके सेक्शन 3 शेड्यूल बी में मेंशन्ड है, या फिर, ठीक है, जो प्रोविजंस पहले से शेड्यूल बी में मेंशन्ड है, वो सारे एक्ट जो है वो अब मान लिए जाएंगे कि उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। किसके अंतर्गत? तो सेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 3 किसके बारे में बात करती है? रिपीलमेंट। अब मेन आपका आता है इस पूरे, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, तो चैप्टर 1 की सबसे कोर पार्ट सेक्शन 4, जहां से नॉर्मली क्वेश्चंस हमेशा पूछी जाती है कि एक क्वेश्चंस तो आपको यहीं से मिलेगी। तो सेक्शन 4 के अंदर टोटल 23 डेफिनेशंस दी हुई है। तो चैप्टर 4 के अंदर हमें टोटल कितनी डेफिनेशंस मिलेगी? 23 डेफिनेशंस मिलेगी। और यही 23 डेफिनेशंस में से कोई डेफिनेशंस एक क्वेश्चन के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो हम नॉर्मली शुरू करते हैं। तो हम इस एक्ट को हम लोग सिक्वेंशियली हम डेफिनेशंस को करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखने में जो कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से, या फिर जो रिलेटेड पार्ट हो उसे हम करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इस एक्ट को देखें, तो इस एक्ट में हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इस एक्ट के तहत अगर हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि देखते हैं आपका सेक्शन 4 का क्लॉज 2। तो 4 के क्लॉज 2 ये जो सेक्शन है ये किसके बारे में बात करती है? एग्रीकल्चरल ईयर। किसके बारे में बात करती है? एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब कृषि वर्ष। ये किसके बारे में बात करती है? कृषि वर्ष के बारे में। तो इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत हम लोग मेनली देखेंगे कि इसके तहत आपका मेनली 3 तरीके के, ठीक है, कृषि वर्ष के बारे में बात की गई है। अगर कोई एक ऐसा जगह है जहां पे, ठीक है, बंगाली कैलेंडर चल रहा हो, अगर कोई एक जगह है जिस जगह पे कौन सा कैलेंडर फॉलो हो रहा हो? बंगला कैलेंडर। तो उसमें जो फर्स्ट डे होगा इसका, ठीक है, बैसाख महीने का, तो बैसाख महीने का जो पहला दिन होगा वो आपका क्या होगा? उसी दिन से कृषि वर्ष शुरू होगा। तो पहला कंडीशन क्या है सेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत, एग्रीकल्चरल ईयर के तहत?
कि वो दिन, ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ बैसाख। और उसी तरीके से अगर हम सेकंड प्रोविजन की अगर बात करें कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में फसली ईयर अगर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अगर फसली साल चल रहा हो, तो उस केस में हमारा जो कृषि वर्ष शुरू होगा वो आपका होगा फर्स्ट डे ऑफ आसीन। और एक होता है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में पुराने कोई कस्टम्स या रिचुअल्स हैं और उसके अनुसार कोई एक डे सेट किया हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर डे को, ठीक है, अलाउ कर सकते हैं, उसे मान्यता दे सकते हैं एज अ सेपरेट, ठीक है, ईयर, एग्रीकल्चरल ईयर। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा एरिया है जिस एरिया का लैंडलॉर्ड जो है, इफ एनी एरिया हुज लैंडलॉर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो इस केस में आपका हमेशा जो कृषि वर्ष शुरू होगी वो शुरू होगी 1 अप्रैल। तो आपका सेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत क्या डिफाइन किया हुआ है? एग्रीकल्चरल ईयर, कृषि वर्ष। कृषि वर्ष हम लोग मेनली इस सेक्शन के तहत 3 तरीके से देखते हैं कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें बंगाली कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है, तो आपका कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ डे ऑफ मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ बैसाख। अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें फसली कैलेंडर अगर फॉलो किया जा रहा हो, तो उस केस में आपका कौन सा होगा? फर्स्ट डे ऑफ आसीन। और अगर कोई एक ऐसा एरिया हो जो नॉर्मल ट्रेडिशंस और कस्टम्स के कारण कोई एक डेट फॉलो किया जा रहा हो, तो राज्य सरकार उस डेट को मान्यता दे सकती है। या फिर कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो कौन सा है? गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस केस में जो कृषि वर्ष की शुरुआत होगी वो कौन से दिन से शुरू होगी? 1 अप्रैल से। अब नॉर्मली जैसे लैंडलॉर्ड जैसे हम देख रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड आपका कौन होता है? तो सेक्शन 4 का क्लॉज 10 अगर हम देखें, सेक्शन 4 का क्लॉज 10 ये आपका डिफाइन करता है लैंडलॉर्ड। सेक्शन 4 क्लॉज 10 ये किसके बारे में बात करती है? लैंडलॉर्ड के बारे में। तो लैंडलॉर्ड है कौन? लैंडलॉर्ड अगर हम नॉर्मली देखें तो लैंडलॉर्ड आखिर ये है कौन? तो एनी वन हु इज एंटाइटल्ड मीन्स वन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट। एनी वन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, कि कोई भी ऐसा इंसान जो रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हो, उसके पास ये अधिकार हो रेंट को रिसीव करने का, वो कौन है? लैंडलॉर्ड है। तो पहले के समय में इस लैंडलॉर्ड के तहत प्रॉपराइटर भी आते थे, ठीक है, इसी के अंदर टेन्यूर होल्डर भी आते थे, ठीक है, यहां पे घाटवाल भी आते थे और गवर्नमेंट, ये सारे आते थे इसके कैटेगरी में, लैंडलॉर्ड के कैटेगरी में। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी लैंडलॉर्ड जो है वो कौन है? गवर्नमेंट। क्योंकि भारत के आजाद होने के बाद इन सारे का अस्तित्व जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम अब इन्हें रेंट नहीं देते। तो हमारा सारा रेंट कौन होता है? तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। तो अभी के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा लैंडलॉर्ड जो है वो कौन है? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और ये किसमें डिफाइंड है? आपका सेक्शन 4 के क्लॉज 10 में। सेक्शन 4 के क्लॉज 10 में। तो हम क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। तो रेंट हम लोग जो दे रहे हैं, ये रेंट आपका किसमें डिफाइंड है? इसको हम लोग याद रखेंगे, आपका सेक्शन 4, ठीक है, रेंट अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्शन 4 का क्लॉज 15। अगर हम सेक्शन 4 के क्लॉज 15 को देखें तो सेक्शन 4 के क्लॉज 15 में आपका डिफाइन किया हुआ है रेंट। और रेंट होता क्या है? सेक्शन 4 के क्लॉज 15 में आपका होता क्या है? रेंट। तो रेंट क्या है? एनीथिंग विच इज लॉफुली पेएबल, एनीथिंग विच इज लॉफुली पेएबल in terms of money, which is lawfully payable in terms of money। और रेंट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर, उस केस में हम लोग और भी सारे इससे डिटेल्ड प्रोविजंस देखेंगे। और ये जो होगा ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? कैश में। ये आपका चैप्टर 5 में दिया हुआ है कि रेंट क्या है। तो रेंट को डिफाइन कहां पे किया गया है? सेक्शन 4 के क्लॉज 15 में। और रेंट है क्या? तो कोई भी चीज जिसको कि हम लोग मनी के फॉर्म में, कैश फॉर्म में हम लोग सबमिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं,
तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेंट कहलाएगा। अब पहले के समय में जो रेंट पे की जाती थी, एक रेंट आपका होता था विलेज रेंट, एक रेंट आपका विलेज रेंट होता था, और एक जो रेंट होता था वो आपका होता था, ठीक है, रेंट पेड बाय द रैयत्स। एक आपका कौन था? रेंट पेड बाय रैयत्स। मतलब रैयत जो इंडिविजुअली अपने भूमि के लिए जो लगान पे करते थे, वो आपका क्या था? तो रेंट पेड बाय द रैयत्स, इंडिविजुअल रेंट। और ये आपका विलेज का जो ग्राम प्रधान होता था, विलेज हेडमैन जो होते थे, ये विलेज हेडमैन का काम होता था कि वो हर एक रैयत से उसका लगान कलेक्ट करे, और कलेक्ट करके वो वापस लैंडलॉर्ड को पे करे। तो ये आपका सेक्शन 4 क्लॉज 15 में जो रेंट डिफाइंड है, ये आपके विलेज रेंट के बारे में भी बात करता है, और रेंट पेड बाय दी रैयत्स इसके बारे में भी, ठीक है, बात करता है। और ये जो रेंट है, ये रेंट किसे कितना देना है, किस रैयत को कितना रेंट पे करना है, वो कहां पे डिसाइडेड है? तो ये डिसाइडेड है आपका किसमें? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। ये आपका किसमें डिसाइडेड है? रिकॉर्ड ऑफ RI राइट्स में। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है? तो जिस समय पे 19, ठीक है, 35 में, 1935 में जब सेकेंड रिविजनल सर्वे हुआ था पूरे संथाल परगना डिवीजन का, जिसे हम लोग गैंजर सर्वे के नाम से भी जानते हैं, तो उस गैंजर सर्वे के तहत पूरे संथाल परगना डिवीजन में जितने भी लोग रैयत रह रहे थे, हर एक रैयत की जो भूमि थी, हर एक रैयत की जो होल्डिंग थी, उस होल्डिंग को डिफाइन किया गया, ठीक है, और उसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन किया गया। तो 1935 में वही जो आपका पूरा रिकॉर्ड्स बनाया गया, जिसे हम आज के टाइम पे खतियान के नाम से जानते हैं। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपका क्या है? तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये आपका आज के समय हम लोग इसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? खतियान बोलते हैं। तो इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन किया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन ए है और उसकी होल्डिंग जो है वो इतने एकड़ की है, तो इतने एकड़ के लिए उसका जो रेंट होगा वो इतना ए अमाउंट या फिर एक्स अमाउंट बनेगा। और ये पूरा डिसाइडेड आपका किस में है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। और ये आपका किस में डिफाइन किया हुआ है? ये सेक्शन 4 के क्लॉज 15 में, ठीक है। और यही जो आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ये कब प्रिपेयर किया गया है? 1935 में। और उसी में हर एक रैयत के लिए जो भी एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो इसका रेंट बनेगा वो डिसाइड किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ, मीन सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट। इसे क्या बोला जाता है? सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट। इसे क्या बोला जाता है? सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट। और ये आपका डिफाइंड है सेक्शन 4 के क्लॉज 18 में। ये किस में डिफाइंड है? 4 के क्लॉज 18 में। तो दोनों को हम एक साथ याद रख सकते हैं, 15 18, दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, 15 और 18। 15 क्या है? रेंट, और 18 में क्या है? सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट। और सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट वो किसके अनुसार सेटलमेंट किया गया है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अनुसार। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है? 1935 में जो सर्वे की गई थी, रिविजनल सर्वे, सेकेंड गैंजर सर्वे हुई थी, तो गैंजर सर्वे के बाद सारा जो मतलब रिकॉर्ड बनाया गया था हर एक रैयत का, उसके भूमि के आकार का, और उसके अनुसार क्या रेंट उन्हें पे करना है, तो ये सारा आपका किसके अंतर्गत आ जाएगी? सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट। और उसी के अनुसार जो रेंट है वो डिसाइड की गई है। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर है। अब अगर हम लोग नॉर्मली आगे देखें, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आपका होल्डिंग क्या होता है, ठीक है। आपका अगर हम देखें तो होल्डिंग क्या होती है, तो होल्डिंग ज्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मीन्स पार्सल और पार्सल्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ रैयत, कि कोई भी एक रैयत है वो भूमि का कौन सा टुकड़ा हैंडल करके रखा है। जैसे मान लेते हैं कि जिस टाइम पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बन रही थी, ठीक है, सेक्शन 4 क्लॉज 8 ये किसे डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है होल्डिंग। तो जिस समय पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जा रहा था, सारा सर्वे करके सारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जा रहा था, तो उस समय सपोज एक पर्सन है ए, उसकी होल्डिंग मान लेते हैं कि वो 2 एकड़ की है, ठीक है। तो ये जो 2 एकड़ की भूमि है, ये आपका ए का होल्डिंग है, ठीक है। तो कोई भी पार्सल ऑफ लैंड या पार्सल्स ऑफ लैंड जो कोई एक रैयत हेल्ड कर रहा हो अपने अंदर, ठीक है, हेल्ड कर रहा हो, या फिर उसमें उसका अधिकार हो, वो आपका क्या है? उस पर्टिकुलर पर्सन का होल्डिंग है। इसमें डिफाइंड किया हुआ है 8 में।
ठीक है। द पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ रैयत, वो क्या है आपका होल्डिंग, इसमें डिफाइंड है 4 के क्लॉज 8 में। अब हम लोग नॉर्मली अगर जैसे होल्डिंग देखें तो होल्डिंग के बाद अगर आप देखिएगा तो आपको एक टर्म मिलेगा सेक्शन 24 क्लॉज 20 वेकेंट होल्डिंग। ठीक है, ये आपका कौन सा है, सेक्शन 4 का क्लॉज 20 है, जिसमें हमें क्या मिल रही है, वेकेंट होल्डिंग। तो वेकेंट होल्डिंग क्या है, तो मीन्स एन अबेंडेंट होल्डिंग और अ होल्डिंग विच द रैयत ऑफ विच द रैयत हैज डाइड विदाउट एनी हायर। मतलब क्या है कि यहीं पे अगर हम देखें तो सेक्शन 4 क्लॉज 8 में आपका क्या है, होल्डिंग, और सेक्शन 4 के क्लॉज 20 अगर हम देखें तो 20 में आपका दिया हुआ है वेकेंट होल्डिंग। 20 में क्या है, और ये आपका पिछले साल पूछा हुआ सवाल है कि वेकेंट होल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो वेकेंट होल्डिंग में ऑप्शंस में आपका दिया हुआ था होल्डिंग विच इज अबेंडेंड। ठीक है, अबेंडेंड होल्डिंग, और एक आपका फिर से ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, कि अ होल्डिंग ऑफ विच या फिर हुस, ठीक है, हुस रैयत, अ होल्डिंग हुस रैयत हैज डाइड, कि कोई भी एक होल्डिंग जिसका रैयत क्या है वो उसकी मृत्यु हो गई है, एंड मीन्स हैज डाइड विदाउट एनी हायर, कि उसका कोई भी दूसरा वंशज नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंट होल्डिंग, वो क्या कहलाएगा आपका, वैकेंट होल्डिंग। तो आंसर ऑप्शंस में आपका दिया हुआ था बोथ ए एंड बी, तो आंसर आपका, और इस सेक्शन के तहत सेक्शन 4 क्लॉज 20 जिसमें कि वैकेंट होल्डिंग को डिफाइन किया गया है, उसमें बस यही दो तरीके के भूमि के बारे में बात की गई है कि अगर कोई भूमि जिसे कि परित्याग कर दिया गया हो, अगर उसे अबेंडन कर दिया गया हो, और अगर कोई एक भूमि जिसका रैयत अब नहीं रहा, उसका मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई भी आगे वंशज नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस भूमि को क्या बोला जाएगा, वो वैकेंट होल्डिंग होगा। किसमें डिफाइंड है, 20 में। तो हमें जब भी हम याद रखेंगे तो हम 8 और 20 साथ में याद रखेंगे, सेक्शन 4 क्लॉज 8 और 20 दोनों को हमको क्या करना है, साथ में याद रखना है। ठीक है, 8 और 20, तो दोनों क्या है, तो 8 में आपका क्या है, होल्डिंग, 20 में, 8 में आपका क्या है, होल्डिंग, 20 में आपका क्या है, वैकेंट होल्डिंग। ठीक है, 8 में क्या है आपका, होल्डिंग, और 20 वैकेंट होल्डिंग। हम लोग आगे अब देखते हैं, आगे जो रिलेटेड सेक्शंस है जिनको हम लोग साथ में कंबाइंड एक तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन, ठीक है, रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो हमें ज्यादा दिक्कत ना करे याद रखने के लिए। तो उसमें से अब हम देखते हैं रैयत, हम लोग देखते हैं रैयत। तो रैयत जो है वो आपका डिफाइंड है सेक्शन 4 क्लॉज 13 में। रैयत को कहां डिफाइन की गई है, सेक्शन 4 का क्लॉज 13। रैयत कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 4 के क्लॉज 13। तो सेक्शन 4 के क्लॉज 13 में कौन है, रैयत। रैयत होता कौन है, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें 13 में, रैयत का डेफिनेशन, तो इट मीन्स अ पर्सन नॉट बीइंग अ लैंडलॉर्ड एंड हु हैज एक्वायर्ड द राइट टू होल्ड द लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग इट by himself or by the members of his family or by hired servants and includes the successor interest of the person who has acquired such a right। हम लोग आसान तरीके से समझते हैं। तो रैयत कौन है, तो एक वो इंसान जिसके पास, ठीक है, मीन्स जो एक्वायर किया है वो अधिकार, मीन्स वन हु हैज एक्वायर्ड द राइट, वन हु हैज एक्वायर्ड द राइट टू होल्ड द लैंड, वन हु हैज एक्वायर्ड द राइट टू होल्ड द लैंड, किसके तहत, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत। जो 1935 में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर हुई थी, उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास ये अधिकार है कि वो भूमि को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है, वो कौन कहलाएगा, वो रैयत कहलाएगा। लेकिन किस पर्पस से,
भूमि को जो हेल्ड कर रहा है वो किस पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, खेती के पर्पस से। किससे करवा सकता है वो खेती, खुद से कर सकता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के हेल्प से कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स, या फिर किसी हायर्ड सर्वेंट से करवा सकता है, लोगों को किराए पे रख करके, ठीक है, खेती करवा सकता है, ठीक है। और ये जो पूरा अधिकार है, ये अधिकार आपका क्या है, ये जो कल्टीवेशन का और लैंड को होल्ड करके रखने का अधिकार जो है, ये अधिकार आपका हेरिडिटरी है, ठीक है। ये आपका क्या है, हेरिडिटरी राइट है, कि आज अगर एक पर्सन है ए, उसके पास ये अधिकार है, ठीक है, लैंड को हेल्ड करके रखने का, और इसका बच्चा है, इसका नेक्स्ट जनरेशन है बी, और ये मेल हायर है, तो ये जो अधिकार है ये ऑटोमेटिकली बी को ट्रांसफर हो जाएगी, इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन या कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द राइट टू होल्ड द लैंड विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन ए टू हिज नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, पर्सन बी। ये आपका क्लियर है। अगर हम इसी आपका डेफिनेशन में, आपका रैयत का जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन में सेपरेटली आपका दिया हुआ है, ठीक है, रैयत का जो डेफिनेशन है 13, इसी में आपका सेपरेटली दिया हुआ है ये एक्सप्लेनेशन पार्ट। इस एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई विलेज हेडमैन है, ठीक है, कोई विलेज हेडमैन है, और इस विलेज हेडमैन का कोई एक प्राइवेट होल्डिंग है, ठीक है, इस विलेज हेडमैन का कोई एक प्राइवेट होल्डिंग है, तो ये जो विलेज हेडमैन है ये अपने इस प्राइवेट होल्डिंग का एक रैयत ही कहलाएगा, ठीक है। द विलेज हेडमैन शैल बी डीम्ड टू बी अ रैयत इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज प्राइवेट होल्डिंग। ये जो विलेज हेडमैन है वो अपने प्राइवेट होल्डिंग के रेस्पेक्ट में वो भी क्या कहलाएगा, एक रैयत कहलाएगा। जब हम इस एक्ट को पूरा पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं, जैसे रैयत, रैयत के अलावा हमें बहुत जगह देखने के लिए मिलेगी मूल रैयत, फिर जमाबंदी रैयत। हालांकि ये सारा आपका एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइंड नहीं है, ये जो टर्म्स है ये आपके, ठीक है, सेक्शन 4 में आपका डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। तो रैयत ये डिफाइंड है आपका सेक्शन 4 के क्लॉज 13 में, सब क्लॉज 13 में रैयत को डिफाइन किया गया है। मूल रैयत क्या होता है, मूल रैयत होते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसपास के क्षेत्र से संथालों को ला करके, ठीक है, संथाल डिवीजन में बसाया और उन्हें ये कहा कि यहाँ के फॉरेस्ट को आप क्लियर कीजिए, और यहाँ के फॉरेस्ट को साफ करने के बाद, ठीक है, यहाँ के पूरे जंगल भूमि को साफ करने के बाद आप इस जंगल भूमि को क्या करें कि इसे खेती योग्य बनाएं। तो मीन्स मूल रैयत कौन है, तो मूल रैयत आर वन हु हैज क्लियर्ड द फॉरेस्ट, हु हैज क्लियर्ड द फॉरेस्ट and converted this forest land and converted the forest land into agricultural land। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया था उस फॉरेस्ट एरिया को, फॉरेस्ट को क्लियर किया और उसे एक खेती योग्य भूमि में कन्वर्ट किया एंड हेल्प्ड इन द सेटलमेंट ऑफ विलेजेस एंड हेल्प्ड इन सेटलमेंट ऑफ विलेज। मतलब इन्हें यहां पे लाया गया तो ये क्या किए कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पूरे फॉरेस्ट, पूरे भूमि को, ठीक है, जंगल भूमि को, जंगल को क्लियर किया, उस पूरे जंगल भूमि को खेती योग्य बनाया, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया, और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गांव को बचाने में मदद की, तो उन लोगों को हम लोग कौन क्या बोलते हैं, मूल रैयत। ये लोग कौन कहलाते हैं, मूल रैयत। फिर आपका कौन है, जमाबंदी रैयत। तो जमाबंदी का मतलब होता है रिकॉर्ड, कि ये वो लोग हैं जिनका, ये वो रैयत है जिन रैयत का जमाबंदी है, जिन रैयत के पास क्या है, जमाबंदी है।
मीन्स दीज आर दोज रैयत्स हु आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड, हु आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड, कहां पे? इन दी जमाबंदी, जमाबंदी मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो ये वो लोग हैं, जमाबंदी रेट्स वो लोग हैं जिनका नाम कहां पे मेंशन्ड है? तो जमाबंदी में मींस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जो 1935 का जो गेंजा सर्वे हुआ था, उस सर्वे के तहत जिनको जिनको मेंशन किया गया है वो आपके कौन है? जमाबंदी रैयत। ठीक है। और उसके अलावा जिन लोगों के पास जो वहां रह रहे थे और उनके पास अगर भूमि को होल्ड करने का अधिकार है, किस पर्पज से? खेती के पर्पज से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रैयत। अब भूमि के अगर अधिकार के बारे में देखिए कि कोई किस टाइप के रैयत के पास भूमि को लेकर के सबसे मजबूत अधिकार है, तो सबसे पहले और सबसे मजबूत अधिकार होगा मूल रैयत का। उसके बाद जमाबंदी रैयत, मतलब सरकार सबसे पहले अगर किसी की भूमि लेने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले रैयत की भूमि लेगी, उसके बाद जमाबंदी रैयत, फिर उसके बाद मूल रैयत में हाथ डालेगी। ठीक है। तो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग, ठीक है, राइट किसके पास है? मूल रैयत के पास, उसके बाद जमाबंदी रैयत, फिर रैयत। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, अपने डेफिनेशंस में आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं सेक्शन 4 के क्लॉज 5 में। सेक्शन 4 के क्लॉज, सब क्लॉज 5 में। तो सेक्शन 4 के सब क्लॉज 5 में क्या दिया हुआ है? कम्युनिटी। इसमें क्या है? कम्युनिटी। ठीक है। सेक्शन 4 के सब क्लॉज 5 में किसके बारे में बात की गई है? कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, सामाजिक ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप के। तो इसमें ये कम्युनिटी है क्या? तो ये कम्युनिटी कुछ नहीं है। ये कम्युनिटी क्या है आपका? ये कम्युनिटी आपका एक सोशल ग्रुप है। ये कम्युनिटी क्या है? ये कम्युनिटी आपका एक सोशल ग्रुप है। किस किस तरह के लोगों का सोशल ग्रुप? तो इस पूरे एक्ट के 4 क्लॉज 5 के तहत सिंपली सिर्फ दो तरह के सोशल ग्रुप के बारे में बात की गई है, और हमें जो आंसर टिक करना रहेगा वो एक्ट के तहत ही टिक करना रहेगा। तो इस सेक्शन 4 क्लॉज 5 जिसके तहत आपके कम्युनिटी को डिफाइन किया गया है, तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक सामाजिक ग्रुप है, ठीक है, सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप है। तो किस टाइप का सोशल ग्रुप? कि सोशल ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कौन? एब ओरिजिनल्स। कौन है? एब ओरिजिनल्स एंड नॉन एब ओरिजिनल। तो हमारा कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी क्या है? तो कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है, और उस सोशल ग्रुप में पर्सन्स है, और वो पर्सन्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? तो वो पर्सन्स दो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के? तो ओरिजिनल मींस एब ओरिजिनल्स एंड नॉन एब ओरिजिनल्स। आप डेफिनेशन देखिए, इट मींस अ सोशल ग्रुप टू विच अ पर्सन बिलोंग्स टू एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर हम देखें तो कम्युनिटी में देयर शैल बी ओनली टू सच ग्रुप्स। इस एक्ट के तहत अगर ग्रुप्स की बात करें तो सिंपली दो टाइप के ग्रुप के बारे में बात की गई है। किस किस टाइप का? एब ओरिजिनल्स एंड नॉन एब ओरिजिनल्स। और ये दोनों ग्रुप सारे लोग मिल करके क्या बनाते हैं? एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो अब ये एब ओरिजिनल्स जो है ये कौन है, और ये कौन है? ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में। किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में। और नॉन एब ओरिजिनल्स ये डिफाइन किया गया है, नॉन एब ओरिजिनल्स को सेक्शन 4 के सब क्लॉज 11 में। तो एक साथ याद रखना है आपको, कौन कौन सा? 5, 1, 11। ठीक है, 5 क्या है? कम्युनिटी है। कम्युनिटी किस टाइप के होगी? तो कम्युनिटी में हमारे दो सोशल ग्रुप्स होंगे, और उस दो सोशल ग्रुप में दो सोशल ग्रुप कौन कौन सा है? एक एब ओरिजिनल्स है और दूसरा नॉन एब ओरिजिनल्स है। एब ओरिजिनल्स कहां पे डिफाइंड है? 4 के सब क्लॉज 1 में। नॉन एब ओरिजिनल्स किस में डिफाइंड है? सेक्शन 4 के सब क्लॉज 11 में। और सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में ये डिफाइन किया गया है कि वो ट्राइबल्स या फिर सम मींस सेमी ट्राइबल्स या फिर कास्ट जो आपके शेड्यूल शेड्यूल बी में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, कि वो हर एक, ठीक है,
ट्राइब या फिर सेमी ट्राइब या फिर कास्ट जो आपके कहां पे मेंशन्ड है, शेड्यूल बी में, वो आपके क्या कहलाएंगे, एबोरिजिनल्स। और हर वो लोग जो शेड्यूल बी में, इसके अलावा ऑल अदर्स, इस शेड्यूल बी में जिनको मेंशन नहीं किया गया है उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो आपके कौन होंगे, नॉन एबोरिजिनल्स। ये आप देखें कि शेड्यूल बी में आपका क्या है, तो टोटल 10, ठीक है, एबोरिजिनल एंड सेमी एबोरिजिनल ट्राइब्स या फिर कास्ट इसे मेंशन किया गया है। तो यही जो लोग हैं, बोहरी, धनगर, डोम, हरी, कोल, कोरा, मोहली, पहाड़िया, रजवार, संथाल, ये वो लोग हैं जो एसपीटी एक्ट के तहत एब ओरिजिनल्स कहलाएंगे। ठीक है, कि ये वो लोग हैं जो एसपीटी एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 के तहत एब ओरिजिनल्स कहलाएंगे। और इसके अलावे बाकी जितने लोग हैं जो संथाल में रह रहे हैं वो कौन होंगे, तो वो नॉन एबोरिजिनल्स कहलाएंगे। तो वो कौन कहलाएंगे, नॉन एबोरिजिनल्स। उम्मीद करते हैं यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली याद रखने के लिए हम एक साथ याद रखेंगे आपका 21, ठीक है, 21, 22, ठीक है, 23, 21, 22, 23 और साथ में एक 9 को। ये चारों सेक्शंस को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, सब सेक्शंस को। सारे किसके अंदर है, सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 4 का सब क्लॉज 21 जो है ये बताता है क्या, विलेज, कि गांव क्या होगा, एक ग्राम क्या होगा, कि इस पूरे एक्ट के तहत, एसपीटी एक्ट के तहत एक गांव क्या होगा, ग्राम। तो इसमें आपका 2 तरीके से बताया गया है। ठीक है, ग्राम इस एक्ट में 2 तरीके से बोला गया है। एक आपका कहा गया है कि जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जब प्रिपेयर किया जा रहा था, वो जब गैंजर सर्वे बनाया जा रहा था, तो उस दौरान, उस नक्शे में गैंजर सर्वे बनाने के दौरान किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर किए थे, अगर वो उसमें मेंशन्ड है और उसमें उस पूरे गांव का नक्शा अगर बना करके दिया हुआ है, तो वो एक विलेज कहलाएगा। इसे पढ़िए। द एरिया डिफाइंड, सर्वेड एंड रिकॉर्डेड as a distinct and separate village, किसमें, इन द मैप एंड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब जिस समय पे आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जा रहा था उस समय पे हर एक इंसान का, जैसे मान लेते हैं ये एक गांव है, तो इसमें ये एक प्लॉट बनाया गया कि ये मान लेते हैं ए प्लॉट है, इसे बोला गया कि मान लेते हैं ये बी प्लॉट है, इसे बोला गया कि मान लेते हैं ये गोचर भूमि है जो कम्युनिटी लैंड है, इसे बोला गया कि ये मान लेते हैं कि ये एक तालाब है, ठीक है, कि ये एक क्या है, पॉन्ड है, ये मान लेते हैं कि एक सी एक रैयत है, उस पे को बिलोंग करता है, ये मान लेते हैं किसी डी के पास है। तो इस तरीके से पूरा नक्शा बनाया गया, पूरा मैप बनाया गया, और ये भी बोला गया कि ये इतने प्लॉट्स मिला करके मान लेते हैं कि एक गांव बना रहा है। तो जिस टाइम पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपका प्रिपेयर किया जा रहा था, तो उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत जो मैप बनाया गया था, और उस मैप में जो आपका स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये एक सेपरेट विलेज है, तो वो इस डेफिनेशन के तहत क्या कहलाएगा, एक विलेज कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा क्षेत्र संथाल परगना डिवीजन के अंदर कोई एक ऐसा एरिया, जो एरिया आपका क्या है कि जो गैंजर सर्वे था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था, उसके तहत उसे गांव का दर्जा नहीं दिया गया, वो गांव के रूप में, ठीक है, उस मैप में आपका मेंशन नहीं किया गया हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो डीसी है वो, ठीक है, क्या करेंगे कि कमिश्नर के परमिशन से, कमिश्नर के सैंक्शन के बाद उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, जिस क्षेत्र को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन नहीं किया गया है एज अ डिस्टिंक्ट या सेपरेट विलेज, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कमिश्नर के सैंक्शन के बाद इस पर्टिकुलर क्षेत्र को एज अ सेपरेट विलेज घोषित कर सकता है। ये आपका इसी में, कि अगर मान लेते हैं सर्वे हुआ है, कि वेयर अ सर्वे हैज नॉट बीन मेड, मान लेते हैं कि सर्वे जो है वो नहीं हुआ है, कब, एंड अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ना तो सर्वे हुआ है और ना ही क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसे मेंशन किया गया है या प्रिपेयर किया गया है अंडर एनी सच लॉ, तो देन सच एन एरिया, ठीक है, उस एरिया के लिए जो डिप्टी कमिश्नर है, ही मे
विद द सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू कंस्टिट्यूट अ विलेज। वो डिक्लेयर कर सकता है इस पूरे क्षेत्र को कि वो क्या कहलाएगा, कि अब अभी के बाद आने वाले समय के लिए कि वो एक अलग से एक सेपरेट गांव कहलाएगा। तो विलेज का डेफिनेशन किस में है आपका, सेक्शन 21 में। तो विलेज क्या कहला, कौन सा मतलब क्या कहलाएगा विलेज, तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, जो गैंजर सर्वे के तहत जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर की गई, उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत जो भी डिस्टिंक्ट एरिया है, अगर उस डिस्टिंक्ट एरिया को एज अ सेपरेट विलेज की मान्यता प्राप्त है तो एक विलेज कहलाएगा। और अगर नहीं है तो डीसी कमिश्नर के सैंक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर एरिया को विलेज का दर्जा दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। और उसी के बाद जैसे 20 हम बोले, 20 के बाद 4 क्लॉज 21 हम लोग कर लिए कि 21 में क्या है, विलेज है। 4 क्लॉज 22, ठीक है, इसमें आपके विलेज कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है। सेक्शन 22 में क्या है, विलेज, अब विलेज में रहने वाले कुछ लोग होंगे और वो रहने वाले लोग मिल करके क्या बनाएंगे, एक विलेज कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होंगे विलेज कम्युनिटी में, तो इस विलेज कम्युनिटी में आपके एक जो होंगे, ये क्या होगा, ये एक समूह होगा। जो विलेज कम्युनिटी क्या है, इट विल बी अ मीन्स इट इज अ बॉडी ऑफ कौन कौन लोग, तो एक आपके जितने भी जमाबंदी रैयत है, ठीक है, जितने भी जमाबंदी रैयत है वो उनके हिस्सेदार मीन्स को शेयर्स, इसके अलावे इनके बच्चे चिल्ड्रंस एंड, ठीक है, चिल्ड्रंस या फिर इनके है, ये सारे लोग मिल करके क्या बनाएंगे, एक विलेज कम्युनिटी बनाएंगे। ये सारे लोग मिल करके क्या बनाएंगे, एक विलेज कम्युनिटी की उस गांव में जितने भी जमाबंदी रैयत रह रहे हैं उनके जितने भी हिस्सेदार हो, कि मान लेते हैं एक प्लॉट है ए, मान लेते हैं कि एक प्लॉट है आपका ए, ठीक है, ये प्लॉट का ओनरशिप मान लेते ए के पास था, ए के मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक है बी और एक है सी। तो इसके बाद ये प्लॉट क्या होगा आपका, दो हिस्से में बढ़ जाएगा। हालांकि अभी भी जमाबंदी जो है वो ए के नाम पे है, जमाबंदी किनके नाम पे होगी, ए के नाम पे, लेकिन ये ए के नाम पे ये पूरा प्लॉट का रजिस्ट्रेशन होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में पूरा प्लॉट होगा, लेकिन अब इसके क्या है, दो शेयर्स है, बी और सी, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, को शेयर्स। और इनके जो बच्चे होंगे तो वो सारे लोग मिल करके क्या कहलाएंगे, एक विलेज कम्युनिटी। अब मान लेते हैं पूरा का पूरा एक गांव का हम देख लिए कि गांव क्या होगा, विलेज कम्युनिटी देख लिए कि विलेज कम्युनिटी कौन कौन मिलके बनाएंगे। तो अब इसका कोई एक प्रधान भी होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई एक प्रधान भी होना चाहिए। तो यही जो आपका सेक्शन 4 का क्लॉज 22 है, सेक्शन 4 का क्लॉज, ठीक है, 23, सेक्शन 4 का क्लॉज 23 है। 21 में आपका क्या है, विलेज, 22 में विलेज कम्युनिटी, और 23 इसमें आपका बोला गया है विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन के बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 4 के क्लॉज 23 में किसके बारे में बात की गई है, विलेज हेडमैन के बारे में। और बोला गया है कि विलेज हेडमैन कौन होगा, तो कोई भी एक ऐसा इंसान जिस इंसान को, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन मीन्स द पर्सन जो उस गांव में रह रहा है और उस गांव का कोई एक मूल रैयत हो या फिर जमाबंदी रैयत हो, तो अ पर्सन अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका विलेज हेडमैन कहलाएगा। इसमें डिफाइंड है 4 के क्लॉज 23 में डिफाइंड है। अब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिस समय पे जो विलेज हेडमैन बनाया गया है इसकी मृत्यु हो जाती है, विलेज हेडमैन की क्या होगी, कि मान लेते हैं विलेज हेडमैन की मृत्यु हो जाती है और उस विलेज में कोई दूसरा मूल रैयत भी नहीं है, तो उस केस में इस विलेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक खास विलेज, ठीक है। और ये आपका डिफाइंड है सेक्शन 4 के क्लॉज 9 में। तो 4 के क्लॉज 9 में क्या है, खास विलेज। तो खास विलेज क्या होगा, कि कोई भी ऐसा विलेज जिसका, जिसमें ना तो कोई मूल रैयत है और ना तो इस विलेज, और इस विलेज का जो हेडमैन है, ठीक है, हेडमैन ये एक्सपायर हो गया, मींस वो विलेज जिसका हेडमैन जो होगा वो नहीं रहेगा, एक्सपायर कर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर और इसके अलावा दोनों केस होगा,
कि जब दोनों नहीं रहेगा तभी उसे खास विलेज बोलेंगे। कि अगर मान लेते कोई हेडमैन है जो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वंशज है तो वो आपका विलेज हेडमैन बन जाएगा, क्योंकि वो हेरिडेटरी पोस्ट है। और अगर मान लेते उसका कोई वंशज नहीं है तो किसी एक दूसरे मूल रैयत को जो उस गांव में रह रहा हो उसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी कि मूल रैयत क्या होगा कि विलेज हेडमैन बन जाएगा। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें हेडमैन की मृत्यु भी हो गई है और उस पूरे गांव में कोई मूल रैयत भी नहीं है, तो उस तरह के गांव को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, खास विलेज बोलेंगे। तो उस तरह के गांव को हम लोग क्या बोलेंगे? खास विलेज। जो आपका किस में डिफाइंड है? 9 में। तो 9 आप देखिए। ठीक है, 9 में कौन है? खास विलेज। तो खास विलेज कौन होगा? मीन्स अ विलेज इन विच देयर इज नो मूल रैयत, ना तो कोई मूल रैयत है, नॉर फॉर द टाइम बीइंग एनी विलेज हेडमैन, ना तो उसमें कोई विलेज हेडमैन है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर वाज और वाज नॉट, मतलब पहले उसमें विलेज हेडमैन था या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के विलेज को हम लोग क्या बोलेंगे? खास विलेज। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो डेफिनेशन वो हम लोग कर चुके हैं। एक आप देखिए सेक्शन 4 का। ठीक है, ये एक सेपरेटली याद रखिएगा। सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3। ठीक है, सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 क्या है इसमें? भुगत बंद। ठीक है, भुगत बंद और कंप्लीट उसुफैक्ट्री मॉर्टगेज। भुगत बंद और कंप्लीट उसुफैक्ट्री मॉर्टगेज। मेन इस पूरे पैराग्राफ को, इस डेफिनेशन को समझना है, ये डेफिनेशन कह क्या रहा है। और इसके साथ आप सेक्शन 21 याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा एक साथ याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 4 क्लॉज 3 में अगर देखेंगे तो सेक्शन 4 क्लॉज 3 में क्या है? भुगत बंद के बारे में बात की गई है। और भुगत बंद के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस है उन प्रोविजंस का डिस्कशन आपका 21 में किया गया है। तो भुगत बंद के जितने भी प्रोविजंस है किसमें? 21 में। ये भुगत बंद होता क्या है? तो भुगत बंद आप समझिए कि मान लेते हैं कि ए है और ए एक रैयत है। ए कौन है? एक रैयत है। ठीक है, मान लेते हैं कि बी है। बी कौन है? तो एक लैंडलॉर्ड है या फिर एक जमींदार है। ठीक है, या फिर कोई एक साहूकार है जो क्या कर रहा है? जिसका काम है लोन देना। ठीक है, तो ए को मान लेते हैं और ए के पास क्या है? मान लेते हैं कि ये प्लॉट है। ए के पास एक भूमि है और ये क्या है? ये ए की होल्डिंग है। ए के पास ये होल्डिंग है। ठीक है, ये भूमि का टुकड़ा किसका है? ए का है। और ए क्या है? रैयत है इसी होल्डिंग का। अब सपोज आप एक अनुमान लगाइए, मतलब एक इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस है कि ए को मान लेते हैं कि अपने खेती के लिए, कि मान लेते हैं कि सूखा है या कुछ है तो कोई कारणवश ए को लोन चाहिए। लोन का कारण कुछ भी हो सकता है, खेती का पर्पस हो सकता है, परिवार का पर्पस हो सकता है, बेटी का शादी करना है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। तो बहुत सारे अपने रीजन हो सकते हैं। तो ए को क्या है कि ए को चाहिए लोन। ए को क्या चाहिए? लोन। तो ये क्या किया करेगा? ये जाएगा बी के पास। ए क्या करेगा? ए गया बी के पास कि मुझे क्या कीजिए? मुझे एक लोन दीजिए। ठीक है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, दोनों मिलकर के अपना डिसाइड करेंगे। तो मुझे क्या कीजिए? एक लोन दीजिए और इतने इंटरेस्ट पे दोनों डिसाइड कर लेंगे। बदले में ए क्या करेगा? अपना भूमि का एक हिस्सा, मान लेते हैं ये हिस्सा, तो ए अपने पूरे होल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो एक हिस्सा बी को एज अ मॉर्टगेज, एज अ मॉर्टगेज बी के पास गिरवी रखेगा। अब कंडीशन यहां पे ये होती है कि जब मान लेते हैं ए जो लोन ले रहा था, मान लेते हैं कि ये लोन अमाउंट जो है, ये लोन अमाउंट आपका 1000 है और इसमें इंटरेस्ट जोड़ करके मान लेते हैं कि ये 1100 हो जा रही है। और ये दोनों मिलकर के डिसाइड किया कि एक साल में हमको ये 1100 रुपए रिटर्न कर देना है, या फिर रैयत भी डिसाइड किया कि एक साल में हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो भुगत बंद है इसके तहत आपका ये जो 1100 का अमाउंट जो है, जो आपका मूलधन और इंटरेस्ट ब्याज जोड़ने के बाद हो रही है, इसे रिटर्न नहीं करना है। तो अगर रिटर्न नहीं करना है तो लैंडलॉर्ड को क्या फायदा है तब? तो कंडीशन यहीं पे है कि ये जो होल्डिंग जो मॉर्टगेज के रूप में बी के पास रखा जा रहा है, ये एक्चुअली रैयत जो है वो अपने इस टुकड़े का जो राइट है
होल्ड करने का जो राइट है वो दे रहा है किसे? बी को। और बी के पास अधिकार है कि वो 1 साल के लिए इस भूमि पे खेती कर सकता है। और यहां से जो लगान उत्पन्न होगी, यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी रेवेन्यू से अपना ये अमाउंट रिकवर करेगा। अगर उसका 1100 से ज्यादा होता है कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा लैंडलॉर्ड का। लेकिन अगर 1000 से कम होती है तो भी नुकसान लैंडलॉर्ड का। और ये डिसाइड अपना दोनों, ठीक है, इस संबंध में अपना सोच समझ के डिसाइड करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भुगत बंद। ये जो रैयत है वो अपने भूमि का एक हिस्सा मॉर्टगेज के रूप में, जिससे वो लोन लेता है, उसे वो मॉर्टगेज के रूप में अपना जो राइट है कल्टीवेशन का, होल्ड करने का, वो राइट ट्रांसफर कर रहा है। और वो राइट ट्रांसफर कर रहा है और बदले में बी क्या है कि इससे रेवेन्यू जनरेट करेगा और अपना जो लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट को रिकवर करेगा। अब ये जो सेक्शन 21 हम बोल रहे हैं, इस सेक्शन 21 में आपका मेंशन किया हुआ है कि कभी भी कोई एक रैयत अगर अपने पूरे होल्डिंग का कुछ हिस्सा जब वो मॉर्टगेज के रूप में रख रहा हो, तो ये आपका 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि टोटल होल्डिंग का ये 1/4 ही होगा। और ये आपका 21 के क्लॉज 1 में ही मेंशन किया हुआ है कि कभी भी भुगत बंद के तौर पे अगर कोई एक रैयत अपने भूमि को, ठीक है, लैंडलॉर्ड के पास अगर गिरवी रख रहा है तो वो मैक्सिमम 1/4 रख सकता है, नहीं तो ये अपना क्या करेगा फिर इसके परिवार के लिए। तो ये इस चीज को लिमिट किया गया है, इस चीज को भी इस एक्ट में ध्यान रखा गया है। इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि ये लैंडलॉर्ड या जमींदार जो है, जाहिर सी बात है कि जमींदार और लैंडलॉर्ड उनकी अपनी जो पहुंच होती है, पैरवी होती है, उनका अपना जो, ठीक है, ताकत होता है वो रैयत से ज्यादा होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लेते जो समय सीमा निर्धारित की जाएगी उस समय सीमा के बाद भी लैंडलॉर्ड उस लैंड को वापस ना करे। तो इसके लिए सेक्शन 21 के ही सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज 4 में और उसके सब क्लॉज बी में इसे 6 साल के लिए फिक्स किया गया है कि आपका कोई भी अगर एक रैयत है वो अपने भूमि का कुछ हिस्सा अगर वो मॉर्गेज के रूप में रख रहा है तो वो आपका मैक्सिमम 6 साल होगा। और 6 साल के बाद ये भूमि वापस से इसका जो राइट है वो राइट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी ए के पास। इसके लिए ए को दोबारा से कोई रिकॉर्ड बनाने की या पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो राइट होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास? ए के पास। ये है आपका भुगत बंद, जो किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 4 के क्लॉज 3 में, सेक्शन 4 के क्लॉज 3 में। इसके अलावा कुछ कुछ जो छोटे छोटे डेफिनेशन होंगे वो आप नॉर्मल कर सकते हैं, समझाने के लिए कुछ नहीं है उसमें। जैसे सेक्शन 4, इसमें आपको किसको डिफाइन किया गया है? कमिश्नर को। कमिश्नर कौन होगा? तो पूरे संथाल परगना डिवीजन जो है इसके जो कमिश्नर होंगे वही, ठीक है, इस एक्ट के तहत कमिश्नर कहलाए जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर 6 में डिफाइंड है, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर 7 में डिफाइन किया गया है। 10 में लैंडलॉर्ड डिफाइन किया गया है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे रेंट हम लोग कर चुके हैं। संथाल सिविल रूल्स, संथाल परगना, तो ये आपका डिफाइंड है किसमें? 17 में। हम लोग पूरा एसपीटी एक्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि ये पूरा एसपीटी एक्ट किसमें एप्लीकेबल है? पूरे संथाल परगना डिवीजन में। तो संथाल परगना क्या है? तो वो आपका डिफाइन किया हुआ है 4 के क्लॉज 17 में। और संथाल परगना क्या है? तो इट मींस द संथाल परगना डिवीजन कंप्राइजिंग ऑफ दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एंड जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट हम लोग रेंट के साथ कर चुके थे, एक साथ हम लोग कंबाइन किए थे 15 को और 18 को, ठीक है। टिनेंट, ठीक है, टिनेंट कौन कौन होते हैं? तो कोई अगर एक टेन्योर होल्डर है, विलेज हेडमैन है, मूल रैयत है, सारे लोग टिनेंट कहलाएंगे। हर एक लोग क्या कहलाएंगे? टिनेंट। जो भी टिनेंट मतलब लैंड को होल्ड करके रखा हो और वहां खेती कर रहा हो या कोई पर्पस, वो टिनेंट कहलाएंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारा जो डेफिनेशन है वो कर चुके हैं और आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, सेक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।